दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात जो करने वाला हूँ वो मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन चूंकि मेरी समझ थोड़ी सी उसमें है, मेरे पास अभी इसके पूरा ठोस ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें नहीं हैं। और वो नहीं होने की वजह ये भी थी कि हमारे पास वो सारी चीज़ें पूरी तरह आ नहीं पाई थी। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे इमोशंस के ऊपर होता है कि हम जो सोचते हैं और जो सोचते हैं वो ऑनेस्टली हमारे वीडियो में, हमारे सोशल मीडिया पर और हमारे जो भी जहां हम अपनी बात रख सकते हैं वो ऑनेस्टली हम अपने रखें अपनी बातों को। मैं आपको कल का ट्विटर ट्रेंड बता रहा हूं, उम्मीद है कि जल्दी वो दिख जाए और मैं आपको उस पर बातें करूं उस पर। उसके पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता सकता हूं। ये देखिए, मुझे मिल गया वो ट्रेंड। ये ट्रेंड है तमिल्स प्राइड LTTE। तमिल्स प्राइड LTTE। अब आप बोलोगे इसमें क्या है। मैंने कल ट्वीट भी किया है। ये ट्वीट पे कोई 208 एक्सप्रेशंस आए हैं, यानी 208 लोगों ने इसे देख चुके हैं। और यानी कल अभी 23 घंटे हो गए इस ट्वीट को। मेरा ट्विटर हैंडल है @हरणे स्लैश वो नहीं अंडरस्कोर नारायण @हरणे _नारायण HARNE हरणे NARAYN नारायण, है ना। ये मेरा दूसरा ट्विटर हैंडल है, क्योंकि एक ब्लॉक हो चुका है, ट्विटर ने उसे ब्लॉक कर दिया। आपको पता होगा दोस्तों, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करने वाले जो लोग हैं उनके ट्विटर हैंडल बहुत जल्दी से सस्पेंड हो जाते हैं। तो मेरा एक ट्विटर हैंडल जिसमें मेरा नाम पहले नारायण और हरणे था, @नारायण हरणे, नारायण का N कैपिटल था और हरणे का H कैपिटल था, वो ट्विटर ने बैन कर दिया है। अब मैंने दूसरा हैंडल बना लिया @हरणे _नारायण, ठीक है। तो इसमें मैंने कल, मतलब अभी 23 सुबह किया होगा मैंने 8 बजे के आसपास, मुझे ये ट्विटर हैंडल पे, ये ट्विटर पे मुझे ये ट्रेंड करता हुआ दिखा। और सडनली मुझे वो पुरानी पिक्स दिखी जब हम टीनेज में थे और बहुत ज़्यादा नाम उछलता था। प्रभाकरण, एक साउथ में वीरप्पन का नाम उछलता था, जो हाथियों को मार के जिसपे हाथी दांत के तस्करी का आरोप था। और एक वीरप्पन के सब बाद एक प्रभाकरण का नाम बहुत ज़्यादा उछलता था। फिर प्रभाकरण और उनकी LTT जो सेना है, जो अपने आप को तमिल चीते बोलते थे, ये लोग इनका नाम फिर राजीव गांधी के जो बम कॉन में ह्यूमन बॉम्बिंग की उसमें जोड़ा गया और वो पकड़े भी गए, उनको सजा भी हुई जो महिला थी। तो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है दोस्तों कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जो मैं समझ रहा हूं और मेरे क्या इमोशंस है। मैं आपको बताता हूं, मैं नैतिकता की बातें नहीं करता, मैं जो सत्य बात है वो करता हूं, जो मैं फील करता हूं वो बात मैं आपको अपना परसेप्शन बताता हूं। इस पे आपका जो व्यू हो वो आप रख सकते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा रख सकते हैं। मैं इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं करता हूं, मेरे मन में जो आता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हम बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं, हम मोदी को भी सपोर्ट करते हैं, हम RSS को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम हिंदुओं को इनसे थोड़ा ऊपर सपोर्ट करते हैं। और हमारा आदर्श वाक्य भी है कि समग्र हिंदू, समर्थ हिंदू, अखंड भारत, या आप समर्थ भारत कह लें, अखंड भारत कह लें, जो भी कह लें। 2 स्टेज पर हम हिंदुओं को देखते हैं। पहले तो हिंदुओं की एकता देखते हैं, समग्र हिंदू यानी सारे हिंदू एक हो जाएं। फिर उसके बाद हम समर्थ हिंदू देखते हैं, सामर्थ्यवान, जो हमें शिवाजी महाराज ने जैसा सामर्थ्यवान बनाया था वो। और हमारे रामायण में भी आप देखेंगे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जितने मर्यादित आचरण में उतना उनको क्रोध भी आया जब समुद्र ने
या मिन्नतें करने के बाद भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने अपना धनुष बाण निकाल लिया और अपने उग्र तेवर बताए, तब समुद्र रास्ते पर आया और उसने अपनी हठधर्मिता छोड़ी। तो ये समुद्र, आप ये समझ लीजिए कि समुद्र के एरिए का कोई राजा होगा समुद्र, जिसने रास्ता नहीं दिया होगा उसके गांव में, या जो भी है, हम हमारी समझ से आज की समझ से उस समय के विज्ञान को समझ सकते हैं। जो लोग समुद्र पर पुल बांध सकते हैं वो किसी न किसी साइंस के साथ तो होंगे, ऐसा इनकार तो इससे नहीं किया जा सकता। तो विषय को मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपको ये बताऊंगा कि मैं इस चीज़ को क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि आपने देख लिया मैं रामायण से भी प्रेरित हूँ, मैं महाभारत से भी प्रेरित हूँ, मुझे चाणक्य भी आदर्श लगते हैं, और मैं हिंदुओं की बात करता हूँ, मैं समग्र हिंदुओं की बात करता हूँ, समग्र हिंदुत्व की बात करता हूँ, और मैं समर्थ हिंदुओं की भी बात करता हूँ। समग्र और समर्थ यानी एक भी रहना है और ताकतवर भी रहना है। अब मैं आपको बताता हूँ ताकतवर हम कहाँ नहीं है। हिंदी दोयम दर्जे की भाषा मानी जाती है, हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है। कोई आपको हिंदी पढ़ के आपको कोई नौकरी जॉब नहीं है। आधिकारिक तौर पर जो भाषा है वो सब आपको अभिलेख हिंदी में मिलते हैं। हाई कोर्ट की आज भी भाषा आधिकारिक तौर पर इंग्लिश है। आप अपील कर सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। क्रिकेट भारत में एक धर्म की तरह है, उसकी भी आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, उसको भी अभी हिंदी में मान्यता नहीं है। आप बात कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हम जब जुड़ते हैं, जब हमारा व्यापक दृष्टिकोण होता है, तब हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। अब मैं आता हूँ फिर प्रभाकरण पे। प्रभाकरण कौन है? आपने सोचा होगा सिर्फ आतंकवादी है। वो सिर्फ आतंकवादी नहीं है, वो हिंदू, तमिल हिंदू है। उसने तमिल हिंदुत्व की बात की थी, उसने तमिल हिंदुओं के अधिकार की, स्वाभिमान की बात की थी। अब आप थोड़ी देर के लिए प्रभाकरण को भूल जाइए, या प्रभाकरण के आतंकवाद के, जिसको आतंकवाद कहा जाता है, वो उस तरफ से अगर हम सोचे कि जब किसी का उत्पीड़न होता, अब हमें शब्दों में बांधा जाएगा। इस वीडियो को देखने वाले सीधे उस पे आ जाएंगे कि मैंने खालिस्तान समर्थकों को मैंने खालिस्तान आतंकी कहा है, और अभी भी कहता हूं, क्योंकि इनका उद्देश्य भारत को तोड़ना है, जबकि प्रभाकरण और लिट्टे का कभी उद्देश्य भारत को तोड़ना नहीं था। भारत की सेनाएं, वो आज भी पॉलिटिकल ब्लंडर माना जाता है भारत की तरफ से, जो भारत ने अपनी सेनाएं श्रीलंका में भेजी। जो भारत का समर्थन तमिल हिंदुओं के साथ था, वो दुर्भाग्य से एक राजनीतिक भूल की वजह से वो पूरे तमिल हिंदुओं के स्वाभिमान के खिलाफ चला गया। मैं आपको बताता हूँ, जब भारत का आप जब नक्शा देखोगे ना, तो आप ये इस तरह से देखोगे। मैं आपको बहुत थोड़े से साधनों के साथ बता रहा हूँ। मेरा हाथ कैसे हो जाएगा, ये नीचे आप जो सबसे नीचे जो आप देखते हैं ना हमारा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के जस्ट बिल्कुल नीचे लगा हुआ श्रीलंका है। तो आप आपको समुद्र मैप में दिखेगा, लेकिन जब आप वहाँ एक्चुअली जाएंगे ना, तो आपको समुद्र वहाँ पर भी दिखेगा, लेकिन वहाँ से बिल्कुल एकदम आप देखेंगे कि कनेक्टेड है। तो जो जाफना प्रायद्वीप है वो नॉर्थ श्रीलंका है, और वो बिल्कुल तमिलनाडु से लगा हुआ है। जैसे कि हम एक नदी से दूसरे तरफ जाते हैं, या एक तालाब से एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं, ऐसा स्वाभाविक तौर पर तमिल हिंदुओं का इतना आना जाना एकदम कॉमन था कि जैसे रोटी बेटी का व्यवहार होता है। यदि मान लीजिए यहाँ से भारत की अवधारणा भी नहीं है और उस तरफ से श्रीलंका की अवधारणा नहीं है, राज्य के तौर पे अगर कोई बातचीत नहीं है, लोग आपस में अगर आ जा रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं भोपाल में बैठा हूँ, तमिलनाडु का आदमी भोपाल साल में एक बार आएगा तो आएगा, लेकिन 2 बार वो श्रीलंका के जाफना में, और जाफना से श्रीलंका तमिलनाडु में, तमिलनाडु से श्रीलंका के जाफना में, और जाफना से तमिलनाडु में वो 2 बार समुद्र से आना जाना कर लेगा। उनको मुश्किल से 1 घंटा लगता होगा, या 2 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं, जो भी टाइम लगता होगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता होगा, लेकिन उनका इतना क्लोज संबंध है कि वहाँ देश तो छोड़िए, वहाँ राज्य भी छोड़ दिए, 2 शहर जैसी भी बात नहीं है। बिल्कुल इधर से उठ के उधर जाना, उधर से उठ के इधर आ जाना। अब यहाँ पर कुछ ग्राउंड पे कुछ हो सकता है कि मैं गया तो नहीं हूँ वहाँ पर देखने,
लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं कि जैसे हम गांव में देखते हैं ना, दो गांव कितने दूर रहते हैं, उनमें आने जाने में कितनी दूरी है उस पर डिपेंड करता है, कितने सुगम साधन है। तो वहां तो नाव है, और श्रमिक नाविक जो है नाव चलाना जानते हैं, अपनी नाव ली, गए और आ गए, वहां से उधर से नाव उठाई, वो यहाँ आए और सामान लिया, सौदा लिया और चले गए। बहुत सामान्य बातें हैं। तो दो गांव में जैसे रोटी बेटी का व्यवहार होता है, वैसे इन दो जगहों पे रोटी बेटी का भी व्यवहार हुआ होगा और रहा है और होता ही होगा निश्चित। और इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से जब चीज़ें बढ़ी हैं तो अंग्रेजों का भी इसमें सारी दुनिया में जहाँ प्रॉब्लम गई है वहाँ पीछे कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश नीच मानसिकता रही है, अंग्रेजों की कुत्सित चाल रही है। ये निश्चित वहाँ पर भी अंग्रेज ये प्रॉब्लम जो है वो वहाँ बांट के आए थे। कानून ही उन्होंने ऐसे बनवा दिए थे कि जो वहाँ की दो जातियाँ थी, तमिल हिंदू और सिंहला बौद्ध, सिंहला भाषा बोलने वाले, वो 85% थे और जो 15% रहे वो तमिल हिंदू थे। उसमें श्रीलंकन तमिल भी हो सकते हैं और भारतीय तमिल भी हो सकते हैं। तो दोनों मिलके एक समाज बनाते हैं। आप इनमें अंतर नहीं कर सकते कि कौन श्रीलंकन तमिल है और कौन तमिलनाडु का, भारत का तमिल है। दोनों मूलतः तमिल भाषा बोलने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे, हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को आप अलग से हिंदू थोड़ी कहेंगे। वैसे ही वहाँ तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को अलग से हिंदू कहलाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमिल वहाँ मूल भाषा है। तो तमिल भाषा और सिंहला भाषा जो 85% बौद्धों की, श्रीलंकन बौद्धों की भाषा है, वहाँ जब अंग्रेजों ने चाय के बागानों में आज़ादी से पहले, मतलब जब ये बसाहट हो रही थी, अंग्रेज पावर में थे, तो भारत से तमिलों का वहाँ पर बसाहट शुरू करी और वो तमिल हिंदू थे। तो धीरे धीरे वहाँ पर तमिलों की, और तमिल लोग जो हैं वो बौद्धिक तौर पे, श्रम के तौर पे बहुत ज़्यादा वहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर समय के साथ बन गए और माने भी जाते हैं ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो धीरे धीरे वो बनते चले गए और 15% तमिल हिंदुओं की आबादी वहाँ के कम से कम 80, 70, 80, 75% सरकारी नौकरियों में महत्वपूर्ण जगहों पर रह गई, क्योंकि तमिलों का, भारतीय तमिलों का, तमिल हिंदुओं का अंग्रेजों से, यहाँ पर अंग्रेजों का राज था तो उनसे बहुत बॉन्डिंग थी। तो वहाँ पर जब वो नई जगह पर गए तो उन्होंने उन्हीं लोगों पर विश्वास किया जो नौकरी करते हैं। ऐसे मराठी लोग बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, बांग्ला लोग बहुत अच्छी नौकरी में माने जाते हैं, ऑनेस्टली नौकरी करते हैं, रिश्वत वगैरह नहीं करते, करप्शन नहीं करते हैं, जो उनको काम दिया गया है वो तनख्वाह के बेसिस पे, सैलरी बेसिस पे करते हैं। तो यही तमिलों की भी यही एक प्राकृतिक तौर पर कुदरती स्वभाव है कि ये नौकरी में बहुत अच्छा करते हैं। तो अंग्रेजों ने इन्हीं पे विश्वास दिखाया और इनको ही काम दिए। लेकिन आज़ादी के बाद ये क्या करके गए कि तमिल सिंहलियों को एक पावर देके चले गए और ऐसा कानून बना दिया कि जो तमिल हिंदू वहाँ पर नौकरियों में थे उनको सिंहला भाषा बोलनी पड़ेगी। यानी आज मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, आप हिंदी भाषा सुन रहे हैं, तो आज आपको एकाएक ही बोला जाए कि या तो आप संस्कृत में संवाद करें, या उर्दू में करें, या फारसी में करें, या फ्रेंच में करें, है ना। तो आप उसको संस्कृत से भी समझ सकते हैं और आप उसको उर्दू से भी, या फ्रेंच, या और कोई भाषा से समझ सकते हैं। तो जितना इजी आपको हिंदी में है उतना कोई अदर भाषा में नहीं रहेगा। आप इसको इंग्लिश से थोड़ा अलग करके देखिए, जो आपकी मूल भाषा है उसको रख के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम किस हद तक चली गई। जो तमिल में स्वाभाविक रूप में तमिल या इंग्लिश में जो काम कर रहे थे उनको बोला गया कि आप या तो सिर्फ इंग्लिश में काम करें या सिंहला भाषा में करें। तो एकाएक ही ये लोग जॉब से भी निकाले जाने लगे कि बोले यदि आपको इंग्लिश या सिंहला या इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आपको जॉब से निकाल भी दिया जाएगा। तो आप सोचिए, जो लोग पीढ़ियों से एक कल्चर में काम कर रहे हैं और ऑनेस्टली कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है कि वो गलत काम कर रहे हैं, उनको आप एकाएक ही अच्छा काम करने के लिए कि आप सिर्फ अपनी भाषा में काम कर रहे हैं तो आपको आपकी भाषा में काम नहीं करने दिया जा रहा है। उनके मन स्थिति पे, स्वाभिमान पर, उनके आत्मसम्मान पर, उनके जीविका पर, उनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी, उनके बढ़ते बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। एकाएक ही आप अपनी जॉब से हट कर देखिए, क्या बच्चों के दूध आएगा, बिजली बिल होंगे। आज के सोच के देखिए ना, आप कोरोना में अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। तो ये स्थिति रही और दुर्भाग्य से भारत के जो दूसरे हिंदू हैं वो इन हिंदुओं की बात को समझ नहीं पाए। हमें नहीं पता चला, मुझे खुद नहीं पता चला।
जाना हमने, थोड़ा समझा, लेकिन जब वो चीज़ समझ में आई, हमारे पास आज यूट्यूब है, ट्विटर है, उससे हमको बहुत सी चीज़ें समझने में आती है, समझ सकते हैं हम वो बहुत सी चीज़ों को डेप्थ में जाके। लेकिन उस समय उन लोगों ने कैसे फेस किया होगा ये सब चीज़ें, आप उसको जोड़ सकते हैं। एलटीटी ने राजीव गांधी को मानव बॉम्ब से ये हत्याकांड में शामिल रहे, भारत के खिलाफ नहीं रहे ये कभी भी, भारत के खिलाफ इनका मूल विचार कभी भी नहीं रहा है तमिल हिंदुओं का। और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूं कि हम यदि हिंदुओं की बात करते हैं तो भारत के सरहदों के पार जहां जहां हिंदुओं ने अपने सही बात करने वाले अपने आत्मसम्मान की, अपने जो एक कहना चाहिए ना, एक आभा मंडल होता है, उसके सम्मान की बात करने वाले लोगों को हमें समर्थन देना चाहिए। अगर हम समर्थन नहीं देंगे तो वो व्यक्ति क्या करेगा, कहाँ जाएगा। 85% आबादी, 15% आबादी पर एकदम से अगर हावी हो जाए, हमारे तो हाल दूसरे साहब, हमें तो 15% तकलीफ दे रहे हैं 85% को, तो वहाँ सोचिए कि 85% वो तकलीफ कितनी गुना हो गई होगी। जो हम 15% की तकलीफ हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो 85% जो उनकी बॉडी भी, राज्य भी उनके साथ था, आर्मी भी उनके साथ थी, श्रीलंकन आर्मी ने कम एट्रोसिटीज़ नहीं की है उनके ऊपर। आप ये नहीं कह सकते कि श्रीलंकन, हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी कभी बायस्ड नहीं होती है, आप उन पे आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन श्रीलंकन आर्मी पे आरोप लगे हैं, श्रीलंकन एस्टेब्लिशमेंट पे आरोप लगे हैं, सिंहला पे आरोप लगे हैं कि इन्होंने तमिल हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं। अब आप मुझे बताइए लिखकर कि हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में आप क्या सोचते हैं। क्या हैशटैग जो चल रहा है तमिल्स प्राइड LTTE, तो तमिल्स प्राइड पर तो मैं सहमत हूँ, तमिल हिंदुओं पर मैं सहमत हूँ। LTTE ने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या उन्होंने किया, वो क्यों किया, वो अगर हम बिल्कुल अनबायस्ड वे में ना जुड़ के, यदि हम LTTE से यदि जुड़े हैं तो हम उससे हट के सोचें, और यदि हम उससे नहीं जुड़े हैं तो हम उससे जुड़ के सोचें कि वो एक पैरेलल, जैसे हमारे यहाँ गोडसे और गांधी के बारे में कहा जाता है, तो यदि हमारा व्यू अनबायस्ड है, यदि हम एक तरफा नहीं सोचते हैं, तो दोनों तरफ की बात हम सोच के एक बनाएं खाका कि वास्तव में क्या होना चाहिए था और वास्तव में क्या हुआ, तब हमें वो समस्याएं और उनके समाधान समझ में आएंगे। और इसी वीडियो पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 9200114611 मेरा वीडियो है। दोस्तों, मैं अपनी अपील शाहरुख खान के स्टाइल में नहीं कर पाता हूं, मैं अपने साधनों से पिछले 1.5 सालों से तो ये वीडियो बना रहा हूं। यूट्यूब पर मैं 3 साल से हूं और 2009 से सोशल मीडिया को समझ रहा हूं। आप लोग यदि मेरे काम को और आगे इसी तरह बढ़ते देखना चाहते हैं तो समर्थन दीजिए, मॉरली भी दीजिए, फाइनेंशियली भी दीजिए, और व्यक्ति के तौर पर भी साथ में खड़े रहिए। और यूट्यूब पे मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सारी बैंक डिटेल मिल जाएगी। जो भी व्यक्ति, संस्था, NGO, हिंदूवादी समर्थक संस्थाएं, चाहे भारत में, भारत से बाहर, जो भी हमारे जैसे काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो आपके संपर्क में है, तो मेरा वीडियो वहाँ डालिए और ज़रूर से सहायता दीजिए और दिलवाइए।